विशंको संगम नमामि संगम नमामि। और संघ के आदेश चाहूंगी। जो मैं थोड़ा माता सावित्रीबाई फुले का आज जन्म दिवस है। 3 जनवरी 1831 को हमारी माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। तो उन्हीं के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। तो संघ का आदेश मिले तो मैं अपनी बात रखूं। जी बहन जी। जी। बोलिए बहन जी। जी। स्कूल अज्ञानता से मुक्ति का रास्ता है। सही शिक्षा धरती पर स्वर्ग प्राप्त करने का माध्यम है, माता सावित्रीबाई फुले कहती हैं। देश की समस्त महिलाओं को बिना जाने बिना भेदभाव किए बिना धर्म बिना जाति बिना संप्रदाय बिना ऊंच नीच के बिना ऐसी सोच रखकर समस्त भारतीय स्त्रियों को शिक्षित करने वाली मां सावित्रीबाई फुले का आज जन्म दिवस है। सन 1831 3 जनवरी को एक ऐसी देश की महान शख्सियत ने जन्म लिया जिसने भारत की स्त्रियों को ही नहीं पूरे देश की जनता की सोच बदल कर रख दी। खासकर उस पुराने ढांचे की दहशत में डाल दिया, उस पुराने ढांचे को जो ये सोचता था कि अगर स्त्रियां घर से निकलेंगी और शिक्षित होंगी तो घर की इज्जत खत्म हो जाएगी। आज उस विचार के बदले सावित्रीबाई फुले का विचार समस्त भारत के सभी नागरिकों के जहन में दौड़ता है कि स्त्रियां शिक्षित होनी चाहिए। बच्चियों को पढ़ाने के लिए आज स्कूल खोले जा रहे हैं। बालिका विद्यालय खोले जाते हैं, बालिका इंटर कॉलेज खोले जाते हैं, बालिका डिग्री डिग्री कॉलेज खोले जाते हैं। जानते हैं यह कॉन्सेप्ट किसका है? माता सावित्रीबाई फुले का और उनके पति ज्योतिबा फुले का। आपको देखने को मिलता होगा कि रात की लाइब्रेरी होती है, नाइट क्लासेस होती हैं। यह विचार किसका है जानते हैं? भारत में ज्योतिबा फुले का। क्या आप माता सावित्रीबाई फुले का जो मजदूर दिन में पाठशाला में पढ़ने नहीं आ पाते थे, उन मजदूरों के लिए, उन कामगारों के लिए, उन किसानों के लिए, उन कामकाजी महिलाओं के लिए माँ सावित्रीबाई फुले ने रात्रि पाठशाला का आयोजन किया। उन्होंने कहा दिन में तुम नहीं पढ़ सकोगे क्योंकि तुम्हारा काम होता है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसका कोई रास्ता सुझाएंगे। और रास्ता उन्होंने निकाला कि दिन में वो लोग पढ़ सकते हैं जिनके पास समय है, और वो जो दिन में अपना काम करते हैं वो रात को रात्रि पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने करेंगे। जानते हैं यह वो शिक्षा की देवी हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पढ़ाया जाता था। कुछ लोगों को लग रहा होगा हमने तो यह बातें पहली बार सुनी हैं। कुछ विरोधियों को यह बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, कुछ को उनका इतिहास सुनकर खुशी भी नहीं होगी, लेकिन जो वास्तव में समझते हैं उन्हें खुशी भी होगी और आगे जानना भी चाहेंगे। तो ऐसी ही शिक्षा की देवी के बारे में आज हम आप बात कर रही हूँ, जिसने भारत में बिना स्वार्थ के अपनी सेवा दी, भारत को विचार दिया, जिस विचार से आज हर महिला ताकतवर बनी है, शक्तिशाली बनी है, बोलना सीखी है, हाथ में कलम लेना सीखी। हर पिता अपनी बेटी को पढ़ाना चाहता है, हर ससुर सास अपनी पढ़ी लिखी बहू ढूंढ रहे हैं, हर माँ अपनी बच्ची को में माँ सावित्रीबाई फुले का विचार स्थापित करना चाहती है। भले ही वो सावित्रीबाई फुले को नहीं जानती हो, लेकिन वो विचार माँ और सावित्रीबाई फुले का ही है। जो माँ यह सपना देखती है कि मेरी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो और शिक्षा ग्रहण करे, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, वो सेल्फ डिपेंड बने। तो ऐसा विचार अगर माँ रहती, माँ करती है, तो माँ सावित्रीबाई फुले का विचार को फॉलो करती है। वो देश में माता सावित्रीबाई फुले के किरदार को छुपाने के लिए, उनके किरदार को रहस्यमय बनाने के लिए या लोगों तक न पहुंचने देने के लिए साजिश रचने के लिए एक नए किरदार को जन्म दिया। उसकी एक तस्वीर बनाई गई, बहुत खूबसूरत, जिसको देखते ही मन मोहित हो जाता था। वो हर स्कूलों में, हर कॉलेजों में स्थापित की गई और बच्चों को बताया गया कि ये सरस्वती हैं, जो शिक्षा की देवी हैं, जो ज्ञान की देवी हैं। अब सवाल खड़ा होता है, लोग सवाल करने लगते हैं कि सरस्वती ज्ञान की देवी है तो उन्होंने कितने स्कूल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी खोली,
पहला स्कूल कहाँ खोला? सवाल दूसरा ये है, उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ ग्रहण की, कहाँ से ली? दूसरा सवाल, उन्होंने शिक्षा, अगर ज्ञान की देवी हैं तो उन्होंने शिक्षा कहाँ से ली? तो उनका जन्म कब हुआ, किस तरह? कोई प्रमाण उन्हें, कोई प्रमाण नहीं मिलता। कौन से स्कूल खोले, कहाँ खोले, किस देश में, देश के किस राज्य में खोले, कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो ऐसे ही सावित्री बाई को, हमारी माता सावित्री बाई फुले का इतिहास दबाया गया, और जो एक काल्पनिक देवी है सरस्वती, उसको हर स्कूल में पढ़ाया गया, उसकी एक तस्वीर लगाई गई, और हमारी माता सावित्री बाई फुले का जो इतिहास था, जो एक ज्ञान की देवी है साक्षात, और उनको छुपाया गया और हम तक उनका इतिहास नहीं पहुंचाया गया। तो बस इतनी ही जानकारी और थोड़ा सा विचार है माता सावित्रीबाई फुले का, तो आपको सुनाना चाहूंगी। शिक्षा स्वर्ग स्वर्ग का द्वार खोलती है, शिक्षा स्वर्ग का द्वार खोलती है, स्वयं को जानने का अवसर देती है, स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, पाठशाला ही इंसानों का सच्चा गहना है, जिसका नाम अज्ञान है उसे अपने जीवन से भगा दो, बेटी के विवाह से पहले उसे पहले शिक्षित बनाओ, ताकि वो आसानी से अच्छे बुरे में फर्क कर सके। स्त्रियां केवल घर और खेत में काम करने के लिए नहीं बनी, वो पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। एक सशक्त सभ्य शिक्षित स्त्री एक सभ्य समाज का निर्माण करती है, इसलिए उनको भी शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। पढ़ो लिखो, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, ज्ञान और धन एकत्रित करो, ज्ञान के बिना सब कुछ खो जाता है, इसलिए खाली मत बैठो, जाकर शिक्षा लो। ये हमारी माता सावित्रीबाई की शब्द हैं, जो मैंने अपने शब्दों के माध्यम से सुनाए, और मेरे शब्दों में कुछ गलती रही हो तो संग मुझे क्षमा करे, संग मुझे क्षमा करे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय माता सावित्रीबाई फुले, संगम नमः। संगम नमामि बहन जी, बहुत अच्छी नॉलेज दी। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी, बहुत बहुत साधु। और सर, आज का जो आपने अभी टॉपिक दिया है जी कि झूठ, आडंबर, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से परे सामाजिक चेतना पर समण महिलाएं महासमण माता सावित्रीबाई फुले के मार्ग पर कितना चल पाई, जी या समण महिलाओं को समण संघ की जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या करना होगा। तो जी सर, आज पहले सबसे पहले तो मैं माता सावित्रीबाई फुले की थोड़ी सी जानकारी दूंगी पोर्टल पे। वैसे सबको पता है, लेकिन फिर भी जब उनका आज जन्म जयंती है तो उस बनता है उनको याद करना। उन्हीं की वजह से आज हम महिलाएं जो शिक्षा में आई है, उन्हीं की देन है। जी तो भारत की पहली महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिला के नया गांव में हुआ। और उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम खंडोजी जैसे था। और वो बचपन से ही चंचल थी बच्ची। एक दिन वो किताब लेके कोई पढ़ रही थी, वैसे ही कोई किताब उसके आगे आगे तो पढ़ने की कोशिश कर रही थी, पढ़ना तो नहीं आता था। तो उसके उनके पिता ने कहा कि ये, उन्होंने गुस्से में आके वो किताब उनसे छीन ली और कहा कि ये काम हमारा नहीं, ये उच्च जाति वालों का है पढ़ने का। तो बच्ची के मन में ये बात समा गई कि ये भाई ऐसी क्या चीज है जो हम नहीं कर सकते। और ऐसे पहले बाल विवाह ज्यादा होते थे, ज्यादा क्या सभी के बाल विवाह होते थे। तो 9 साल की उम्र में माता सावित्रीबाई फुले की जो विवाह है, शादी, वो ज्योतिबा, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ हुआ। वो भी 12 साल की थी। और इस तरह से उनका मतलब बचपन में ही शादी होगी दोनों की। और वहां उस टाइम की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से रीति रिवाज थे। लेकिन उस टाइम भारत में एक चीज अच्छी थी कि ब्रिटिश का राज था, अंग्रेजों का राज था, और वो समाज सुधार का काम कर रहे थे भारत में। जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह या पुनर्विवाह और सती प्रथा, इस पे काम करने लग रहे थे। तो उस टाइम जब मिशनरी स्कूल आए थे, ये जो मिशनरी जो स्कूल चालू थे, लॉर्ड मैकले, जो इंग्लिश शिक्षा शुरू की थी उन्होंने, तो बाद में 1854 में। तो उस टाइम मतलब इसका जोर था शिक्षा का। वो अंग्रेजों ने सबके लिए समान शिक्षा का अधिकार रखा, तभी उनका विरोध हुआ था। तो उसके साथ साथ क्या, इनको पढ़ने, ज्योतिबा फुले को मिशनरी स्कूल में जाते थे, पढ़ने का थोड़ा मौका मिला, लेकिन लोगों को वो हजम नहीं हो रहा था और ज्योतिबा फुले को भी स्कूल से निकलवा दिया गया। वो 7वीं क्लास तक पढ़े मिशनरी स्कूल में। तो उन्होंने देखा कि एक अंग्रेज महिला
पढ़ाने लग रही है, तो उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम अपनी महिलाओं को पढ़ाएं। देखो ये लेडीज पढ़ाने लग रही, तो क्या हमारी महिलाएं नहीं पढ़ा सकती या पढ़ सकती? तो उनके मन में वो सवाल कौंधा और उन्होंने जब देखा इस इतनी ज्यादा रीति रिवाजें जो रूढ़िवादिता थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी जीवन संगिनी माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो आगे बढ़े। तो उनका विरोध हुआ, गांव वालों ने उनको, मतलब समाज वालों ने उसके फादर साहब को, गोविंद राव ज्योतिबा फुले के जो फादर साहब थे, उनको कहा कि भाई आपका बेटा अपने उसको पढ़ा रहा है, तो ये हमें ये मानने नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने उसको, तो ज्योतिबा फुले अपने पिता की बात नहीं माने, तो उन्होंने अपने बेटे को निकाल दिया, यानी कि ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को घर छोड़ना पड़ा शिक्षा पाने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख से उनकी दोस्ती थी, और उन्होंने फातिमा शेख को भी साथ लिया। और सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले ने जो स्कूल चलाना शुरू किया ज्योतिबा फुले के सहयोग से 1848 में। उसमें 4 ही बच्चियां थी, जबकि जो जिसे अमर प्रकाश बोलते, जो कहना नहीं चाहिए, वो लड़कियां ज्यादा थी। यानी कि माता सावित्रीबाई फुले ने जब स्कूल शुरू किया तो उन लोगों ने ज्यादा फायदा उठाया, और 48 से लेकर 1852 तक ज्योतिबा फुले के प्रयास से बहुत सारे, मतलब 18 स्कूल खोल दिए गए। और जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो लोग उन पे कीचड़, गोबर, पत्थर फेंकते थे, और तो और मानव मल भी फेंकते थे उन पे। तो एक दिन माता सावित्रीबाई फुले कहने लगी कि मैं अब आगे नहीं ये कर सकती, लोग मेरा इतना विरोध करते हैं, पत्थर मारते हैं मुझ पर। तो ज्योतिबा फुले ने कहा उनके जीवन साथी ने उस टाइम कि तुम ऐसा करो, एक साड़ी अपने थैले में लेके जाओ साफ, और वहां जाके बदलो, और ये जो गंदी साड़ी है ये उतार दो। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले दो साड़ी अपने, मतलब एक पहन के जाती और एक साथ लेके जाती, और ऐसे करके उन्होंने ये शिक्षा का अलख जगाया, और वो काफी दूर तक पहुंचे। और 1852 में एक पुणे, और जब वहां उस टाइम का जो न्यूज़पेपर था उसमें इनका जिक्र भी छपाया है कि वही वहां के जब न्यूज़पेपर था उसमें बताया गया कि माली समाज का एक दंपति है जो कि शिक्षा का अलख जगाने लग रहा है, तो ये परोपकार की भावना से ओतप्रोत है, और ये भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अस्पृश वर्ग के लिए पाठशाला स्थापित की है, मतलब जो अछूत थे उनके लिए ये स्कूल खोले इन्होंने। ये जानकारी मतलब उनकी अखबार की है ये वाली, और जबकि बाकी ये लोग हम खुश नहीं थे ज्योतिबा फुले से या माता सावित्रीबाई फुले से। और इस तरह से फिर उन्होंने, फातिमा शेख ने और माता सावित्रीबाई फुले ने उस शिक्षा को आगे बढ़ाया। और सबसे इसका जो श्रेय है वो सबसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को जाता है, क्योंकि अगर उनके मन में ये बात नहीं आती पढ़ाने की, शिक्षा की, ना वो माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते, और ना ही भारत की नारियों को, महिलाओं को कि हमें ये शिक्षा का अधिकार मिल पाता। तो ऐसे आगे चल के उन्होंने जितनी भी समाज में कुरीतियां थी उनको मिटाने की कोशिश की, जैसे बाल विवाह, विधवा विवाह और सती प्रथा। और जैसे अगर कोई महिला के उसके पति की डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उस विधवा के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है, उसका देवर, ससुर या कोई भी, तो पहली बात तो वो आवाज नहीं उठा सकती थी। अगर वो उससे माँ, मतलब नैतिक संबंधों से अगर वो माँ बनने वाली होती तो उसको समाज में दुदकार दिया जाता था, उसको अपनाया नहीं जाता था। तो इस तरह से उनका, जो वो महिलाएं होती थी जो माँ बनने वाली होती थी, तो उनका उन्होंने बाल हत्या जो कर देते थे, यानी कि वो खुद अपने बच्चे को खत्म कर लेती थी या खुद मर जाती थी। तो उन्होंने उस बच्चे को, उस महिला को बचाने के लिए बाल शिशु गृह खोला कि वो भाई वो कोई हत्या ना हो उसमें, मतलब बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसका प्रसव के लिए, मतलब जो डिलीवरी बोलते हैं आज की डेट में हम जिसे, उसके लिए उन्होंने स्पेशल अपने घर में जगह दी, और उसका प्रसव का वो बनाया, केंद्र बनाया। और बाल हत्या के लिए उन्होंने जो, मतलब बाल हत्या नहीं, उसे बच्चा ना मरे उसके लिए का उसने प्रबंध किया, यानी कि उन बच्चों की वो डिलीवरी भी उन लेडीजों की खुद कराती थी अपने घर ले आके। और ज्योतिबा साहब ने उनको, माता सावित्रीबाई फुले को ये काम दिया कि ये काम तुमने ये करना है कि ऐसी महिलाओं को ढूंढ ढूंढ के लेके आना है, अपने घर पे ले आके उन पर शुद्धि करानी है।
और उन बच्चों की रक्षा करनी है, मतलब जिंदा रखना है। तो ऐसे ही एक विधवा जिसका बच्चा उन्होंने वो लिया, काशीबाई का, एक ऐसी थी जो माँ बनने वाली थी, और उसको उसने अपनी व्यथा सुनाई, और उससे उसने वो बच्चा वहीं पैदा किया। और उसके बाद उस प्रसव के बाद वो जाने लगी तो कहने लगी कि भाई मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप मेरे बच्चे को रख सकते हो इसको। तो माता सावित्रीबाई फुले ने मतलब सहज मन से उस बच्चे को रखा और उसे अपना नाम दिया यशवंत राय। और वही बच्चा बड़ा होके उन्होंने ज्योतिबा फुले की उसको मुहिम को आगे बढ़ाया और वो डॉक्टर बना। और इस ऐसे जब हार्ट अटैक से पक्षघात से जब ज्योतिबा फुले की 65 साल की उम्र में जब उनकी परिनिर्वाण हुआ, यानी कि डेथ हुई, उसके बाद माता सावित्रीबाई फुले ने वो जो आडंबर था उनको ना मानते हुए अपने हाथों से उनका ज्योतिबा फुले का अपने जो उनके जो जीवन साथी थे उनका दाह संस्कार उन्होंने खुद किया। और जो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी उसी के तहत उसकी यशवंतराव की शादी की। और वो सारे काम उन्होंने वो किए जो कि उस टाइम पे पूरे मतलब एक तरह से क्रांतिकारी या एक दुस्साहस होता है, एक होता है दुस्साहस का मतलब उससे भी ज्यादा बड़ा साहस होना। तो उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया। और उस टाइम की जो रीति रिवाजें थी उन्होंने सारी की सारी किसी को नहीं माना, क्योंकि अगर वो कहते थे, आज भी धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, और उन्होंने उस टाइम की अफवाह फैला रखी थी कि अगर औरत कोई पढ़ लेती है तो उसके बनाए हाथ का खाना अगर आदमी खाता है तो वो जहर बन जाता है। अगर औरत पड़ गई तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ेगा, महामारी आएगी, मतलब इस तरह की उन्होंने ये अफवाहें फैला रखी थी। तो ज्योतिबा फुले ने अपने अपने जो पिता की बात नहीं मानी, कहने लगे अगर मान लो ऐसे उसके सावित्री के पढ़ने से अगर मेरी मृत्यु होती तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना सत्य है, क्योंकि उनको समझ आ गया था कि ये सब झूठ बोलने लग रहे हैं इन बातों की। तो उन्होंने उसके खिलाफ उसको पढ़ाया। और उनकी भी माता सावित्रीबाई फुले की भी हम वो सास की दाग देंगे कि उन्होंने भी मतलब उस चैलेंज को स्वीकार किया, और इतनी मतलब जो कठिन परिस्थिति थी उसमें भी उनको अपने अनुकूल किया। और सबसे बड़ी बात तो हाँ जी क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा संक्षेप में कर दें, इसलिए कि 8:45 पे हमारा ठीक है सर, ठीक। तो सर ठीक है। तो आज का जो रूढ़िवादी जो है, तो आज भी हम उस रूढ़िवादिता से नहीं निकले हैं सर। तो ये रूढ़िवादिता की बात पे ही आती हूँ मैं वापस कि आज भी हम उन चीजों को मानते हैं। और जो इन्होंने आज से 170-80 साल पहले जो हमारे लिए जो हमारे महापुरुष काम करके चले गए, जिनकी वजह से आज हम यहाँ अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं, जबकि पढ़ा लिखा कोई मैटर नहीं करता, वो हमारी बुद्धि का तर्क की बात होती है। कि कोई ज्योतिबा फुले साहब जो सिर्फ 7 पढ़े हुए थे और बाबा साहब ने भी उनको अपना गुरु माना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पढ़ाई का कहीं कोई वो नहीं है कि हम कितने पढ़े लिखे, हम इसमें ये आता है कि हम कितने तार्किक है, हम कितनी बात को कसौटी पर खरा उतारते हैं, कितनी बात हम सही अर्थों में काम कर रहे हैं। बाबा साहब का या ज्योतिबा फुले को हम कितनी, आज माता सावित्रीबाई फुले को अगर हम सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दें तो हम जो उन्होंने अलग जगाया था शिक्षा का, अगर हम भी वो काम करें, खाली हम पोर्टल पे नहीं, हम भी थोड़ा बहुत कुछ जो भी हमसे बन पड़ता है हम करते हैं। तो सिर्फ हम वो काम करें अपने आसपास की बहनों को समझाने का, या अपनी और कुछ नहीं तो सिर्फ अपनी बेटियों को या बहनों को अच्छे से पढ़ा के और उनको ये तार्किक बातें, पाखंडवाद के खिलाफ बातें बताएं, तब जाके कुछ होगा। जब क्योंकि उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही हमारा दुश्मन है, जाओ और जाके शिक्षा ग्रहण करो। माता सावित्रीबाई फुले की ये बातें हैं कि शिक्षा के बिना हम हमारे अंदर जो अंधेरा वो सारा अविद्या की वजह से है, मतलब हम शिक्षित नहीं है। तो उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया है। शिक्षा से बहुत सारी चीजें हमारी वो हो जाती है, लेकिन आज हमारे जो पीएचडी वाले डॉक्टर हो, चाहे हमारे एमबीबीएस एमडी वाले डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो आज भी इन चीजों को मानते हैं जो कि हम रूढ़िवादिता की जिसकी बात करते हैं, पाखंडवाद की, अंधविश्वास की। लेकिन इस नाम की कोई चीज नहीं। कल एक टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, उसमें भी एक पर्ची बनाने वाले बाबा की दिखा रखी थी। उसमें क्या था कि वो माइंड रीडर या फेस रीडर होते हैं, उनको पता रहता है ये क्या सोच रहा है। ये भी एक तरह का वो कोर्स होता है। तो यानी कि हमें पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या सोच रहा है। और लेडीज को तो वैसे ही पता चल जाता है, उसमें 6 सेंस, एक सेंस ज्यादा है आदमी से, तो इसलिए हम उसको भाप लेते हैं। तो ये इसको अगर हम डीपली नॉलेज ले
तो ये बहुत आगे तक जा सकता है। तो इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले को हम यहाँ से कनेक्ट करके देखते हैं कि उनका जो अंधविश्वास और पाखंडवाद उस टाइम नहीं माना उन्होंने, तो आज हम क्यों मान रहे हैं। तो हमें उनको सच्ची श्रद्धांजलि जब होएगी जब हम उनके मार्ग पर चलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, जब ज्योतिबा फूले के उनकी कोई संतान नहीं है, जबकि हम ही उनकी संतान है। हम उनको देखो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले बोल रहे हैं, क्योंकि उन एक बार ऐसा है उनकी माँ ने कहा ज्योतिबा फूले की ने कि भाई सावित्री के बच्चे नहीं हो रहे, तुम बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लो। तो ज्योतिबा फूले ने कहा हो सकता हो मेरे में कमी हो, तो हम पहले सावित्री की शादी कराएंगे, उसके बाद मैं शादी करूंगा। तो इतना बड़ा जिगर होने के लिए, कहने के लिए, सोचने के लिए बहुत माइंड बहुत अप होना चाहिए, तभी हम ऐसी बातें प्रैक्टिकल कर सकते हैं और रियल लाइफ में उनको पालन कर सकते हैं। तो सर अगर संघ और 10 मार्च 1897 को प्लेग की बीमारी से माता सावित्रीबाई हमारी दुनिया से चलेगी, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे पास है और आज भी हम उन्हीं का जो ये मुहिम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगर मेरे वक्तव्य में कुछ गलती हुई हो या मेरे से कुछ गलत मेरे शब्दों से, मेरे मुंह से कुछ शब्द निकले हो, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ और संघ मुझे माफ करे। और संघ ने मुझे इतना बोलने का मौका दिया, उसके लिए संघ का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सर साधुवाद आपका। और पूरे संघ को मैं नमन करते हुए मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं शमन कमलेश रत्नाकर छत्तीसगढ़ से पेशे से शिक्षिका हूं और समर संघ में 3.5 साल से जुड़ी हूं। संघ को जोड़ने का, संघ को आगे बढ़ाने का भरपूर प्रयास करती हूं। और आज समर संघ की आदेश अनुसार मैं समर संघ का गोल्डन नियम 10 गोल्डन नियम में तीसरा नियम जाति अभ्यास कभी नहीं पर अपनी बात रखूंगी। आज बहुत ही मंगलमय दिन है। माता सावित्री शिक्षा की देवी और हम महिलाओं की एक मुक्ति की मार्ग विधाता है वो। आज उनका जन्मदिन हम पूरे भारतवर्ष मना रहे हैं। तो मैं पोर्टल पर जुड़े और समस्त समर समाज को खूब मैं मंगल कामनाएं एवं बधाइयां देती हूँ। आज गोल्डन रूल नंबर 3 पर जाति अभ्यास कभी नहीं पर अपनी बात मैं रखूंगी। समर संघ का जो तीसरा नियम है जाति अभ्यास कभी नहीं। हालांकि एक एक नियम एक ऐसा गुत्थी है जिसके बगैर संघ बिल्कुल अधूरा हो जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। तो हमारे जो 10 नियम हैं, उस नियम का जो तीसरा नियम है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नियम के तहत जहां जहां जाति का अभ्यास हुआ पहले, वहां वहां समाज का विनाश हुआ, समाज बिखरा, समाज टूटा। हमारे समर संघ में किसी प्रकार की कोई जाति का अभ्यास नहीं होता और न तो जाति कभी हुआ था। जब हम प्राचीन पुराने समय में हम पहुंचते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि कहीं कोई जाति का कोई ऐसा प्रूफ या कोई ऐसी प्रथा हमारे सामने नहीं आता। जब से जाति का हमने सुना है, तब से हमने जब जाना जाति को, किसी ने हमें बताया कि तुम अमुक जाति को और हमने मान लिया, ऐसा ही चलता आ रहा था। हमने अपना इतिहास जाना, अपना इतिहास खोजा तो हमने पाया कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। कहीं कोई जाति की कहीं कोई उत्पत्ति हुई ही नहीं थी। और असल में जात का जो अर्थ है वो हमने संघ में आकर के और काफी कुछ महापुरुषों की वाणी को, उनके विचार को हमने जब पढ़ा, जाना, समझा, तो हमें वो समझ में आया कि ये तो बिल्कुल खोखला है, एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है जाति का अभ्यास। ये सिर्फ मन की उत्पत्ति है, कहीं कोई जाति का कोई प्रूफ नहीं मिलता। किसने कब जाति बनाया, कैसे इसका शुरुआत हुआ, कहां पर इसका पंजीयन हुआ, ऐसी कोई इतिहास हमें नहीं मिलता। तो यह केवल और केवल मन की उत्पत्ति है। जहां तक हमें समझ में आया कि जाति असल में एक उत्पत्ति है, एक उत्पत्ति का नाम ही जाति है। जैसे कि उत्पन्न होना ही जात है।
साइंस में देखा जाए, इस मानव या संसार में जीव की जब उत्पत्ति होती है तो 4 प्रकार के जीव पाए गए, जिसका आज प्रूफ है। जैसे कि अंडज या पिंडज, या हम कहें जिसको जरायुज कहते हैं, और एक स्वदेश कहते हैं, स्वेदज। तो इसका मैं थोड़ा सा क्लियर इसको करूंगी कि ये जो अंडज पिंडज और जो हम बता रहे हैं जाति की उत्पत्ति का, तो इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है। जैसे कि अंडज, अंडा कोई भी जीव अगर अंडा देने वाली जीव से अगर उत्पन्न होता है तो अंडे से पैदा होने वाले जीवों को हम अंडज कहते हैं। अंडज जीवों के बारे में कुछ खास बातें हम उदाहरण के रूप में अगर जाने तो बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि पक्षी हुआ, सरीसृप हुआ, मछलियां हुआ, उभयचर, कुछ कीट होते हैं और कुछ अलग अलग ऐसी नाना प्रकार के जीव होते हैं जो अंडज होते हैं। उसके बाद आता है हमारा उद्भिज। तो उद्भिज पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जीव है। पृथ्वी से उत्पन्न यानी कि पेड़ पौधे, लताएं, वृक्ष, यहां तक कि हम उन फसलों को भी कह सकते हैं। तो ये इनकी अलग एक जाति हुई। इस तरह से जाति होती है, न कि आज जो समाज में एक बुराई के रूप में जो जाति का फैलाव हुआ था, वो बिल्कुल जैसा मैंने पूर्व में कहा कि एक सिर्फ साइकोलॉजिकल ही इफेक्ट था, मन की ही उत्पत्ति थी। उसके बाद हमारा आता है जरायुज, जिसको हम पिंडज कह सकते हैं, मतलब माता के गर्भ से उत्पन्न। तो माता के गर्भ से उत्पन्न जीव में सिर्फ स्त्री या पुरुष के रूप में हम जानते हैं। तो जाति का क्या अर्थ होता है यहाँ पे? जाति का अर्थ इतना ही होता है कि उत्पन्न से इसका सीधा तात्पर्य है। तो हम इस तरह से जाति को समझें। अब हम जाति कहें तो पेड़ पौधे का, तो पेड़ पौधे में नाना प्रकार के पेड़ पौधे हैं, आम है, इमली है, नीम है, बेर है। तो ये इनकी जातियां हुई। जीवों में हम आ जाएं तो जीवों में जानवरों की अगर हम जाति देखें तो शेर है, जंगली जानवर है, तो कुछ पालतू जानवर है, उसी में कुछ अलग अलग जैसे पक्षी हैं, तो इनके अलग अलग जाति हुई। तो वैसे ही मनुष्य की सिर्फ 2 ही जाति यहाँ समझ में आ रही है। एक और भी जेंडर है, थर्ड जेंडर जिसको कहते हैं। ये भी एक साइंस का ही इफेक्ट है, जिसका भी नाना प्रकार से उसमें भी पाखंड फैलाया गया है। तो मुख्य रूप से हम अपनी जाति को इतना ही माने कि मनुष्य की सिर्फ 2 जाति होती है, वो है एक स्त्री और पुरुष। तो फिर यहाँ पर तो जाति की कोई बात ही नहीं होती है। तो फिर ये जाति का अभ्यास कहाँ से? इसलिए जाति का अभ्यास हमारे समर्थन में बिल्कुल नहीं होता। एक जो पसीने से जो उत्पन्न जीव होते हैं, कीट, जिसको हम कह सकते हैं एक उत्सर्जित पदार्थों से जो उत्पन्न होने वाले जीव, इसका भी हम प्रकार कह सकते हैं। ऐसे करके जीव की जहां तक खोज हुई है, इस प्रकृति में 4 प्रकार के जीव जिनकी जाति को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ मानव की तो कोई जाति स्पष्ट होता ही नहीं है, फिर कहां से जाति? तो जब से जिन्होंने जाति बनाया, हमको बेवकूफ बनाने के लिए, हमें ठगने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमें फंसाने के लिए और हमें लड़ाने के लिए, उन्हें फायदा था इसीलिए उन्होंने किया। और जिन्होंने जाति बनाया, जाति बना करके अपना काम निकाला, अपना फायदा निकाला। और हम अपनी उसी चीज को सही मान करके हमने जो खोया, आज उसका नतीजा बिल्कुल हमारे सामने था। हम नाना प्रकार के जाति वर्ग में हम बटे, हम समर थे, हमारी पुरानी पहचान, प्राचीन समान पहचान समर थी, फिर भी हमने उस पहचान को भुला दिया। वो सिर्फ उसका एक ही बड़ा कारण था, वो है हमारी जाति का अभ्यास था जब। तो आज हमारा समर संघ कभी भी जाति का अभ्यास कहीं पर करता नहीं है। हमारे गोल्डन का जो 10 गोल्डन नियम है, उसका तीसरा नियम जाति का अभ्यास बिल्कुल नहीं। तो मैं आज छोटा सा मैं एक कविता कह सकते हैं या गीत के माध्यम से कहकर मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर आगे मैं डिटेल बोलूंगी। समर कौन है बता
रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जुड़ने की ताकत सुना रही हूँ जिसे अभी तक पता नहीं है। जुड़ना है कितना अब जरूरी, जुड़ना जरूरी है ये कितना, सुनो जिन्हें ये पता नहीं है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। समण वही है जो है वही जो है मूल निवासी, जिन्हें कहते हम बहुजन 85, ओबीसी एसी या आदिवासी, सभी समण हैं ये मूल निवासी। अज्ञानतावश बिखरे हुए हैं, अज्ञानतावश बिखरे हुए हैं, बिखरने का कारण पता नहीं है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जाति वर्ग में बांटा जिन्होंने, लुटा ठगा और फसाया उन्होंने, हमारे घर से हमें निकाला, छीना सब कुछ छीना निवाला। इनकी बातों में न आना, इनकी बातों कभी न आना, इनका मंसूबा सही नहीं है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जुड़ने का फायदा सुना रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। अपनी पहचान को भुला दिया है, 29 लाख टुकड़े टुकड़े किया है, पद प्रतिष्ठा तेरी कमजोरी, ऐसी भी क्या तेरी मजबूरी। पाखंड जाल में फंसा हुआ है, पाखंड जाल में फंसा हुआ है, संभल जा भी तो वक्त सही है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। कांसी राम ने ये कहा था, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, संविधान कहता संघ में आओ, अपना हक अधिकार ले जाओ। गुरुओं ने भी तो यही कहा था, गुरुओं ने भी तो यही कहा था, गुरुओं को बांटना सही नहीं है, समण कौन है बता रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जुड़ने की ताकत सुना रही हूँ जिन्हें अभी तक पता नहीं है। समण संघ प्राचीन संघ है, समण संघ प्राचीन है, जाति से पहले का समण संघ है, जाति से पहले का समण संघ है। समण संघ के नियम को जानो, समण संघ के नियम को जानो, बच्चों के भविष्य किसमें पहचानो, बच्चों के भविष्य किसमें पहचानो।
जुड़ना जुड़ाना संग की बातें, जुड़ना जुड़ाना संग की बातें, जाति की कोई प्रथा नहीं है। समर संग कौन है बता रही हूँ, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। समर कौन है बता रही हूँ, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जुड़ना कितना है जरूरी, जुड़ना जरूरी है ये कितना, सुनो अभी ये जरूरी है। समर कौन है बता रही हूँ, जिन्हें अभी तक पता नहीं है। जुड़ना जरूरी है ये कितना, सुनो जिन्हें ये। तो जब माता सावित्री बाई छोटी थी तो उनके घर में एक इंग्लिश की किताब पड़ी हुई थी, तो वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। 7 साल की उम्र थी उनकी, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो वो इंग्लिश की किताब के पन्ने पलट रही थी, इधर उधर कर रही थी। उनको पढ़ना नहीं आता था, तो उनके पिताजी बाहर से आए और उन्होंने देखा कि ये किताब में रुचि रख रही है, तो उन्होंने वो किताब उठाई और फाड़ के फेंक दी। इसके बाद 9 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया। एक बाल विवाह ही कहेंगे, उस टाइम बाल विवाह हुआ करते थे। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ विवाह हो गया। फिर उन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ पढ़ाई लिखाई की और जगह से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। और इसी तरह से मैं अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि माता सावित्री बाई 3 जनवरी 1831 में जन्मी और उन्होंने हर तरह से संघर्ष करके समाज में महिलाओं का आगे बढ़ाने का योगदान दिया। तो उसी पे एक गीत है, तो हम सब बहनों के लिए एक सबक है, इस तरह का सबक सीखना चाहिए कि हम बहनों को कैसे आगे बढ़ना है। कि शिक्षा की ज्योति जगाओरी भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जगाओरी भारत की नारियों, भारत की नारियों, भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जगाओरी भारत की नारियों, बुद्धम की शरण में आओरी भारत की नारियों। तुम हो सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, तुम हो सावित्री बाई, तुम ही झलकारी बाई, कुछ तो सम्मान दिखाओ री भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जगाओ री भारत की नारियों। जितनी भी हमारी भारत देश की महिलाएं हुई, भारत देश की नहीं विदेशों में भी जितने भी हमारे महापुरुष हुए, उनको जन्म हम महिलाओं ने ही दिया है। तो हम महिलाएं अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे उन्नतशील बना सकते हैं, तो यहीं पे कहा गया है कि तुम हो बुद्ध अशोक की माता, तुम सबकी जीवन दाता, तुम हो बुद्ध अशोक की माता, तुम सबकी जीवन दाता, बच्चों को वीर बनाओ री भारत की नारियों, बुद्धम की शरण में आओ री भारत की नारियों। पहले समय में महिलाओं को अबला कहा जाता था, लेकिन अब जब से हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, तब से हम अबला नहीं सबला हैं। तो कहा गया है, तुम हो सर्व सफल एक सफला, तुम्हें कहे लोग सब अबला, तुम हो सर्व सफल सब सफला, तुम्हें कहे लोग सब अबला, अब ना सम्मान गमाओ री भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ री
भारत की नारियों, बौद्धों की धरती भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत, बौद्धों की धरती भारत हो चुकी है बिल्कुल गारत, इसे फिर से बौद्ध बना हो रही भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जला हो रही भारत की नारियों। फिर क्या है कि बाबा साहब की बानी बन जाओ फिर मर्दानी, अरे बाबा साहब की बानी बन जाओ फिर मर्दानी, कुछ तो कर तब दिखलाओ री भारत की नारियों, शिक्षा की ज्योति जलाओ री भारत की नारियों, बुद्धम की शरण में आओ री भारत की नारियों। सभी को संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। आज महासमर सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर सभी समर बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत बधाई। आज की चर्चा है झूठ, आडंबर, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से परे सामाजिक चेतना पर। समर महिलाओं महासमर माता सावित्रीबाई फुले स्मृति पर कितना चल रही हैं। महासमर माता सावित्रीबाई फुले का नाम और काम हमेशा महासमर ज्योतिबा फुले से जुड़ा हुआ है। दोनों ने ही कर्म को ज्ञान की आंखें और ज्ञान को कर्म के हाथ दिए। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा राव के जीवन में मानो जैसे ज्योति थी। इसलिए जब हम एक की बात करते हैं तो दूसरे का नाम स्वतः ही जुड़ जाता है। जीवन भर गरीब व पीड़ित लोगों के जीवन में आनंद का प्रकाश लाने के लिए जलते रहे। अपने ही घर में बाल हत्या गृह शुरू किया 1863 में, जहां कोई भी विधवा जाकर अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। ऐसी महिलाओं का नाम भी गुप्त रखा जाता था। विधवा महिलाओं के बच्चे को गोद लिया व उनके केश मुंडन पर रोक लगाई। साथ ही खुद शिक्षित होकर नारियों को शिक्षित किया। जीवन पर्यंत नारियों के लिए संघर्ष करती रही। आज की नारी समझ तो रही है पर ना के बराबर। अंधविश्वास पाखंड से बाहर तो आई है पर मुश्किल से 25% ही ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, करने का काम कर रही हैं। पर इतने से बात नहीं बनेगी। महिलाएं जागरूक तो होना चाहती हैं पर विकृतियां भरे समाज में मुश्किल बहुत आ रही है। कुछ ही ऐसे महान व्यक्ति आते हैं जो महिलाओं को निस्वार्थ कार्य करने में सहयोग करते हैं। और जैसे बाबा साहब जिन्होंने पूरी तरह से पुरुषों के बराबर में खड़ा कर दिया, तभी तो आज के युग में मानवर काशीराम साहब ने निस्वार्थ मायावती बहन को आगे किया, सहयोग किया। महासमर ज्योतिबा फुले से आज के समरों को सीख लेनी चाहिए। तभी हम 25% से 100% नहीं तो कम से कम 75% समर बहनें जागरूक हो सकती हैं। हर घर में, हर घर के अंदर जितने समर पुरुष हैं उतनी ही समर बहनें भी हैं, पर उन्हें घर से बाहर निकालें तो बहुत जल्दी क्रांति आ सकती है। समर संघ प्रयास कर रहा है। समर संघ का हर समर पुरुष अब समझ रहे हैं और अपने घर से भी समर बहनों को जोड़ते जा रहे हैं। इसलिए निश्चित ही हम अब जल्दी ही अपनी परसेंटेज बढ़ा सकते हैं
और इस देश में क्रांति ला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे। मनोरमा बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद आपका। अनिता राज बहन जी आए। जी बहन जी, जी बहन जी, बहन जी, सभी को संग नमामि। आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर सभी को कोटि कोटि नमन और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं माता सावित्रीबाई पे कुछ विचार रखना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर, कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर उनके विचारों को समझना और वर्तमान समय में उन्हें लागू करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके विचार आज भी समाज में सुधार, शिक्षा और समानता की प्रेरणा देते हैं। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। अगर एक महिला शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों को भी शिक्षित करेगी। बच्चे शिक्षित होंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। जब एक परिवार शिक्षित होता है और जब एक परिवार आगे बढ़ता है तो उससे दो परिवार शिक्षित होते हैं। अगर मेरी मम्मी, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, तो वो थोड़ा बहुत हिंदी के शब्द लिख पाती थी, अपना नाम और बस यही लिख पाती थी। तो उन्होंने हम बहनें थी उनको पढ़ाया। उसके बाद हमें शिक्षा से ही हमें समझदारी आई तो हमने अपने बच्चों को आगे पढ़ाया और अब हमारे बच्चे और ज्यादा अच्छे से पढ़ लिख लिए हैं, समझदार हो गए हैं, तो वो और आगे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो जो शिक्षा से ही हमारे जो परिवार बढ़ता है और देश की जो उन्नति होती है शिक्षा से ही होती है। समाज जो होता है शिक्षित होता तो एक राष्ट्र भी शिक्षित होता है। माता सावित्रीबाई का मानना था कि शिक्षा से ही महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलकर यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का मूल्य उसकी जाति, लिंग या धर्म, मजहब से नहीं होता है, बल्कि उसके किए हुए कार्यों से होता है। उन्होंने जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ संघर्ष किया और सभी के लिए समान अधिकारों की बात की है। माता सावित्रीबाई ने सामाजिक सुधार और समानता की बात की है। उन्होंने विधवा और सवर्ण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है। सावित्रीबाई ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। माता सावित्रीबाई फुले ने साहस और संघर्ष का संदेश देते हुए कहा कि साहस और आत्मविश्वास से ही सामाजिक कुरीतियों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में विरोध और अपमान का सामना करते हुए भी अपने आदर्शों और कार्य को जारी रखा। महिलाओं को स्वयं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहिए। उनका मानना था कि अगर महिलाएं अगर संगठित और शिक्षित हो जाएं तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। माता सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें सिखाता है कि शिक्षा और समानता समाज में सुधार के मुख्य साधन है। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है कि लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दें, महिलाओं और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करें, समाज में व्याप्त असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। सावित्रीबाई फुले का जीवन और उनके विचार हमें प्रेरित करते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक समानता की दिशा में प्रतिबद्धता का दिन है। जैसा कि सावित्रीबाई फुले ने कहा है कि महिला को स्वयं के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए खड़ा होना चाहिए। उनका मानना है कि महिलाएं अगर संगठित होंगी और शिक्षित हो जाएंगी तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन संभव है। तो आज जो हमारी यहाँ बहनें जुड़ी हैं, जो ये संघ से जुड़ रही हैं, जो संघ में काम कर रहे हैं, वो भी एक क्रांति ही है और वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। और जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं संघ में, वो और महिलाओं को संगठित करने का, समर समाज की जितनी भी महिलाएं सबको संगठित करने का काम कर रही हैं। सभी बहनों को, सभी महिलाओं को साधुवाद, और बहनें ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और कार्य करती रहें और बहनों को जोड़ती रहें। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं संघ से क्षमा चाहती हूँ। संग नमामि, संग नमामि, संग नमामि। साधु साधु साधु। बहुत बढ़िया।